नमस्कार दोस्तों, आज आपको फंडामेंटल राइट मूल अधिकार पढ़ाऊँगा। दोस्तों, अगर आप भाग 1 और 2 नहीं देखें तो पिछले वाले वीडियो में भाग 1 और 2 पढ़ाया हूँ, आप जाके ज़रूर देखिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले थोड़ा आज मैं NRI के बारे में बता दे रहा हूँ। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI उसे कहा जाता है जो 6 माह से विदेश में रह रहे हो। एग्जाम्पल है, विदेश में काम कर रहे हो या विदेश में पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। ये सब किस में गिनती हो जाता है? NRI। अब देखते हुए कि ये हर हम लोग के यहाँ से घर से जो विदेश कमाने सऊदी अरब वगैरह जाते हैं वो सब क्या आ जाते हैं? NRI ही कहलाते हैं ना, क्योंकि 6 माह या 1 साल वो लोग 2 साल 3 साल पे आते हैं वहाँ से काम करके या बिजनेस करके या पढ़ाई करके। तो सब किस चीज़ में गिनती हो जाते हैं? हर घर से आता है तो सब NRI में गिनती हो जाता है। तो NRI समझ गए। और भाग 3 अब देख लीजिए। भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार 12 से 35 तक। दोस्तों, यही मूल अधिकार है आपको जो फंडामेंटल राइट। उसे भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आर्टिकल 12 में परिभाषा की बात की गई है। इसमें क्या है कि राज्य या स्टेट या सेंट्रल स्टेट या लोकल गवर्नमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ONGC ये सब आ जाता है। एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारत नहीं बना सकते हैं, रोड को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या आ जाता है? परिभाषा में आ जाती है। आर्टिकल 12 यह कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है दोस्तों? इसमें अल्पीकरण आ जाता है। आर्टिकल 13 अल्पीकरण। अगर आप किसी को परेशान करते हो तो आपकी आज़ादी कम कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी को परेशान करते हो तो आपकी आज़ादी को क्या कर दी जाएगी? कम कर दी जाएगी। आर्टिकल 13 यह कहता है कि पहले के जितने भी कानून हैं वह रहेगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि पहले के जितने भी कानून हैं वह रहेगा, बशर्ते अभी के कानून को तकलीफ न पहुंचाता हो। तो आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 यह कहता है कि पहले के जितने भी कानून वह रहेगा, बशर्ते अभी के कानून को तकलीफ नहीं पहुंचाता हो। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। एग्जाम्पल में जैसे आप देख लीजिए, 3 तलाक कानून इसी के तहत हटाया गया था। 3 तलाक कानून इसी के तहत हटाया गया था। 3 तलाक कानून इसी के तहत हटाया गया था। मूल अधिकार को छेड़छाड़ नहीं करोगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकार को, दोस्तों आर्टिकल 13 की बहुत पावर है। यह आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकार को छेड़छाड़ नहीं करोगे। और ऐसा कोई नियम नहीं बनाओगे ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार को
अधिकार को डिस्टर्ब कर मूल अधिकार को डिस्टर्ब करता हूँ, मूल अधिकार को डिस्टर्ब करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल कितनी पावर देता है। आर्टिकल क्या कहते हैं, मूल अधिकार को छेड़छाड़ नहीं करोगे। मूल अधिकार में मतलब छेड़छाड़ नहीं करोगे और ऐसा कोई नियम नहीं बनाओगे जो मूल अधिकार को डिस्टर्ब करता हो। किसे कह रहा है, यह संसद से कह रहा है दोस्तों कि आप ऐसा कोई अन्यथा कानून न बना दे जो मूल अधिकार पर ही आँच आ जाए। तो आर्टिकल कितनी बड़ी बात कह रही है, इसलिए तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। समझ गए, आर्टिकल 13 आप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 13 कितनी पावर देती है। आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है, हाई कोर्ट को भी इससे पावर देता है कि अगर आर्टिकल 13 के विरुद्ध अगर कोई ऐसा कानून बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। तो आर्टिकल 13 बहुत पावर देता है दोस्तों। तो आर्टिकल अब 14 देख लीजिए। आर्टिकल 14 इसमें क्या है, आर्टिकल 14 तो दोस्तों आर्टिकल 14 में क्या है, समानता या समता का अधिकार है। समानता या समता का अधिकार है। समानता या समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में समता या समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो एक एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल समता या समानता का इसमें कितना तक है, 14 से लेके 18 तक है समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 कितना तक है, 14 से 18 तक है। तो आर्टिकल 14 देख लीजिए। आर्टिकल 14 इसमें क्या कहता है, सबके लिए एक समान कानून होगा दोस्तों, गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो। तो क्या कहता है, सबके लिए एक समान कानून होगा, एक समान कानून होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सबके लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिख जाता है, आप इतना तो जानते ही होंगे, समझ जाइए। आर्टिकल जो आजकल देख रहे हैं आप लोग, आर्टिकल जाति धर्म नस्ल के आधार विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति दोस्तों, जाति धर्म नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आर्टिकल 15 आपको ये सुरक्षा देता है, जैसे मान लीजिए कोई नीचे तबके की जाति का है, ऐसे जाति होता कुछ नहीं है, बना दिया गया, आप समझ जाइए। तो कोई नीचे तबके की जाति है, मान लीजिए कोई, तो पहले ऐसा होता था कि किसी को पानी नहीं भरने दिया जाता था, किसी को खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था। तो आर्टिकल 15 आपको ये सुरक्षा देता है कि जाति धर्म नस्ल के आधार पर आपसे कोई विभेद नहीं करता। अगर आपको करता है तो दोस्तों आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो आपके लिए सुरक्षा है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, नौकरी में सबको लिए एक समान अवसर मिलेंगे। नौकरी में सबको एक समान अवसर मिले, नौकरी में सबको एक समान अवसर मिले, एक समान अवसर मिले, नौकरी में सबको एक समान अवसर मिले। आर्टिकल 17 देख लीजिए, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है, छूत का अंत होनी चाहिए, छुआछूत का अंत।
दोस्तों बहुत बड़ी एक ये जो छुआछूत का अंत है ना, ये बहुत बड़ी है। जैसे आप कहिएगा कि मैं ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, तो इसमें भेदभाव नहीं हुआ चाहिए। तो आर्टिकल 17 यही प्रदान करता है कि छुआछूत का अंत होनी चाहिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत हो जानी चाहिए। उपाधियों का अंत हो, उपाधियों का अंत हो। तो समझ गए आप लोग। आर्टिकल 14 सबको लिए एक समान कानून होगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो गया। अब आर्टिकल 19 देख लीजिए। आर्टिकल 19 तो आर्टिकल 19 देख लीजिए। उसके बाद आर्टिकल 19F को संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। आर्टिकल 19F में क्या है देख लीजिए। आर्टिकल 19F को क्या था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। 1978 में हटा दिया गया। तो आर्टिकल 19F समझ गए। आर्टिकल 19F को संपत्ति का अधिकार था इसमें, जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 19A, 19B, 19C, 19D, 19DE और G है। F को तो हटा ही दिया गया है। तो आप आगे देख लीजिए। आर्टिकल 19A में क्या है? इसमें बोलने की स्वतंत्रता। दोस्तों आप कहीं बोल सकते हैं ना, उसकी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19A देता है। याद रखिएगा, बोलने की स्वतंत्रता है इसमें। बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता। आपकी ये आज़ादी है कि कहीं आप बोल सकते हैं। आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19B दोस्तों, आर्टिकल 19B में है कि शांतिपूर्ण आर्टिकल 19 शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। हो सकते हैं। आज जो आप देखते हैं, अगर आप कोई मांग करते हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप देखते हैं कि धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। तो क्यों आप बैठते हैं? इसलिए आप बैठ पाते हैं। आप आज के आर्टिकल 19 भी आपको ये आज़ादी देती है कि आप शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार के कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो आपको ये आज़ादी देती है। आर्टिकल 19C क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 19 भी नहीं रहता तो आज के डेट में तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि आपको बैठने भी नहीं दिया जाता है। हथियार का तो बात छोड़ दीजिए आप। तो आपको इतनी आज़ादी है कि आप अपनी मांग को रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। जैसे देखते हैं इंडिया गेट पे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, रामलीला मैदान में करते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। शांतिपूर्ण आप धरना दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आपकी ये
आर्टिकल सी क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है दोस्तों। आर्टिकल सी क्या आपको आज़ादी देती है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। अब कुछ लोगों मिल के आप संघ बना सकते हैं। आर्टिकल 19D क्या कहता है, तो आर्टिकल 19D का देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन आप कर सकते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया के अंदर आपको घूमना है, अगर भारत के आप नागरिक हैं, तो आप कहीं भी देश के अंदर आवागमन कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसमें आपके किसी की परमिशन नहीं लेनी है। ये कौन कहता है, तो आर्टिकल 19D आपको ये कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं। आर्टिकल 19E देख लीजिए। आर्टिकल 19E आर्टिकल 19E आर्टिकल 19E आर्टिकल 19E क्या कहता है, देश में किसी भी क्षेत्र में बसने की आपको स्वतंत्रता है, बस सकते हैं जाके। देश में कहीं भी बस सकते हैं आप, कहीं भी जाकर आप घर बना सकते हैं या बस सकते हैं। पहले ऐसा था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आप जाके, जैसे पहले था आर्टिकल 370 35A वगैरह था, तो वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ के बस नहीं सकते थे। जो कश्मीरी लोग हैं वहाँ के, वहाँ पे खरीद बिक्री कर सकते थे। लेकिन जब 370 हटने के बाद आप जम्मू कश्मीर में भी आप बस सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। जितना भी आप इंडिया के अंदर आप खरीद बिक्री या घूम फिर सकते हैं, सारा काम आप कश्मीर के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहते हैं, देश के कहीं भी जाकर आप बस सकते हैं, घर बना सकते हैं और रह सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 19 ये आपको आज़ादी देती है। आर्टिकल 19 अब जी, आर्टिकल 19G, क्योंकि एफ को तो हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको हटा दिया गया था। व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है, व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है, आप देश के अंदर कहीं भी बिजनेस वाणिज्य व्यापार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको कौन देता है, तो आर्टिकल 19G देता है। दोस्तों आजकल अगर संविधान नहीं रहता तो हवा को रोक देता। ये तो है कि कुछ उसको मजबूरी हो गई है। तो व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता आपको देता है कौन, आर्टिकल 19G देता है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19A में ही है। अब एक और देखते हैं आर्टिकल 19A, तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन इसी में, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है, आर्टिकल 19A में है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो समझ गए आर्टिकल 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B में क्या है, शांतिपूर्ण हथियार लेके एकत्रित आप हो सकते हैं, बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं। आर्टिकल 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D में क्या है, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन आप कर सकते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं। आर्टिकल 19E में क्या है, तो देश के कहीं भी जाकर आप घर बना सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, आपको कोई इसके लिए रोक नहीं सकता।
19D में क्या है, आर्टिकल 19G में क्या है, तो व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता आपको देश के अंदर कहीं भी आप व्यापार वाणिज्य किसी भी स्टेट में जाकर आप कर सकते हैं। आर्टिकल 19A में क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता है। तो 19 की जितने भी थे आर्टिकल A B C D तो ख़त्म हो गया। अब आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है, तो दोष सिद्ध में संरक्षण, दोष सिद्ध में संरक्षण, दोष सिद्ध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष सिद्ध में संरक्षण। तो पहला देख लीजिए, पहला में अपराध के समय का कानून होगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर दिए जो अपराध की श्रेणी में आता है, मान लीजिए किसी को आप मार दिए, सर फोड़ दिए या मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो अपराध के समय का कानून ही यहाँ पे लागू होगा। तो पहला क्या होगा, तो अपराध के समय का कानून लागू होगा आपके ऊपर, अपराध के समय का कानून लागू होगा आपके ऊपर, लागू होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तैयारी करते वो भी नहीं करते हैं, पर ये सब तो जानना एकदम ज़रूरी है। दूसरा, एक अपराध के लिए एक सज़ा मिलेगी आपको। अगर आप कोई काम किए हैं तो ऐसी नहीं कि आप कोई ऐसा काम कर दिए जिसके लिए आपको, जैसे आप किसी को मान लीजिए कि सर फोड़ दिए, तो उसके लिए मान लीजिए कि आपको जो भी धाराएँ लगी, तो आपको एक ही बार उसके लिए सज़ा मिलेगी। ऐसी नहीं कि आपको एक बार जेल हो गए फिर उसकी सज़ा मिलेगी। जितनी 2 साल 3 साल जब सज़ा मिलेगी, एक ही बार मिलेगी आपको, लिए एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। दूसरा क्या हो जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी आपको। एक ही सज़ा मिलेगी। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य आपको कोई नहीं कर सकता। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, आपको नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखिए, आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष सिद्ध में संरक्षण। तो इसमें क्या होगा, पहला क्या होगा, अपराध के समय का ही कानून आपके ऊपर लागू होगा। जो आप जिस समय अपराध किए उस समय की जो कानून वही लागू होगा, अभी याद करते जाइए। दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी आपको, चाहे मर्डर कर दियो, कुछ भी आप कर दियो, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, चाहे वो फांसी की क्यों ना हो। तीसरा देख लीजिए, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए नहीं कर सकता है, आप जैसे खुद आप किसी को मार दिए, आप झगड़ा कर लिए, तो मान लीजिए आपको पकड़ के ले गया, तो अब गवाही आपके खुद के विरुद्ध के लिए बाध्य नहीं आपको कर सकता है। ऐसा भी किया जाता है कि जो पुलिस होता है, थानेदार, वो आपको पकड़ के ले जाएगा, जब आपको पेशी होगी जज साहब के सामने, तो वो कहेगा कि हमको पुलिस रिमांड पे दीजिए इसको 2 दिन पूछने के लिए। वहाँ पे क्या किया जाता है, आपको मार पीट के तोड़ दिया जाता है, और वहाँ पे ज़बरदस्ती, चाहे थाना ही में आपको पूछताछ किया जाता है, तो वह क्या होता है कि रिमांड ही पे लिया, तो आपको मारा पीटा, तो आपको मान लीजिए कि मजबूरी में उसको बोल दिए, जो काम नहीं भी किए तो आपसे उगलवा लिया। चाहे आपको इतना मारा कि आपको बोलना पड़ा, चाहे इतना टॉर्चर कर दिया। तो यही तो है दोस्तों, जब आपको फिर पेशी किया जाएगा जज साहब के सामने, तो आप वहाँ पे बोल दीजिए कि सर हमको ज़बरदस्ती मार पीट के बुलवाया गया है। तो इसलिए तो ये कहा गया कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बात नहीं किया। आपसे कुछ भी बोलवा लेता है पुलिस वाले, लेकिन अगर आप जज साहब के सामने बोल देते हैं कि नहीं हमको ज़बरदस्ती बुलवाया है, तो जो भी आपसे वो बुलवाया है वो सब रद्द हो जाएगा, कोई भी काम उसका नहीं आ पाएगा। तो इसलिए तो, क्योंकि आप ज़बरदस्ती बुलवाया हो या ना बुलवाया हो, आप जो जज साहब के सामने बोलिएगा वही माना जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले जो भी बोलेंगे वहाँ पे आपको वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि आप बोलिए कि मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया गया है। सही बात है, ज़बरदस्ती बुलवाया गया है, बुलवा सकता है, तो इसलिए आपके खुद के विरुद्ध गवाही में बात नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे आपको कल आर्टिकल 21 पढ़ाया जाएगा। तो आज
आप लोग पॉलिटी का पहला वीडियो भी डाल दिए, दूसरा वीडियो है तो आप जाके देखिए। आगामी जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। जैसे 70 बीपीएससी, यूपी पीसीएस प्री होने वाली है, आरओ, एआरओ, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, बीएसएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आपको अभी मौका है, तो अच्छे से पढ़िए आप लोग। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए।